नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में। कक्षा 10वीं के अपने प्यारे बच्चों से बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं ये हमारा समरी सीरीज। जी हां, इस समरी सीरीज के अंदर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। चैप्टर जैसे आपको दिख ही पा रहा है, खनिज और ऊर्जा संसाधन। तो इस चैप्टर की बहुत ही गहराई के साथ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कशन करने वाले हैं। ये चैप्टर हमें कहां पर देखने को मिलता है? अगर आप लोग अपना भूगोल या फिर जिसे हम लोग ज्योग्राफी के नाम से भी जानते हैं ना, वहां पर हमें ये अध्याय हमारा देखने को मिलता है और आपके पेपर में बहुत ज्यादा सवाल आप देखते हैं कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हमने आप सभी से कहा था कि आप किस चैप्टर को कराना चाहते हैं। अधिकतर बच्चों ने डिमांड रखी थी कि सर ज्योग्राफी का ये जो हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला अध्याय है इसे करा दीजिए। तो भैया आपकी डिमांड हो और हम उसे पूरा ना करें कि कभी ऐसा हुआ है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, आपके सामने अब हम लोग खनिज और ऊर्जा संसाधन का ये जो हमारा संपूर्ण अध्याय है उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की इस क्लास में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों हमारी आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर खनिज क्या होते हैं, है ना। खनिज का अर्थ, खनिज की परिभाषा क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद खनिजों के भिन्न भिन्न प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में कि खनिज के भंडार कहां पर है। क्या खनिज किसी दुकान में मिलता है? हाँ जी, पीछे एक लाला की दुकान है वहां से ले आओ। नहीं, खनिज हमें कुछ स्थानों पर मिलता है। वो कौन कौन सी जगह है जहां पर हम लोग खनिज को देखते हैं वो देखेंगे। खनिजों में हमारा एक प्रकार है दोस्तों जिसे हम लोग लौह अयस्क कहते हैं। ये लौह अयस्क क्या होता है, भारत में लौह अयस्क किन किन इलाकों में मिलता है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझेंगे। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे मैग्नीज के बारे में, है ना। तांबे की जानकारी आपके सामने शेयर करेंगे। एल्यूमिनियम बॉक्साइट की पूरी कहानी को समझेंगे। खनन दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जिसे हम लोग खुदाई कहते हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हमारे आप देखते हैं कि पर्यावरण पर पड़ रहे हैं, उनको समझेंगे। फिर हम लोग ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे और ऊर्जा संसाधनों में भी परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है ये क्या होते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग कोयले के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बिजली का बनना, उसके बाद हम लोग दोस्तों परमाणु ऊर्जा हुई, सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, बायोगैस हुई, ज्वारीय ऊर्जा हुई और भूतापीय ऊर्जा हुई। तो इन 12 पॉइंट्स के अंदर हमारा ये जो संपूर्ण अध्याय है वो हम लोग आपके सामने रखने वाले हैं। बहुत ही गहराई के साथ दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने पेश किया जाएगा। तो पूरी तत्परता के साथ आपको अपने इस पूरे अध्याय को समझना है, ठीक है। तैयार हैं? उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने इस चैप्टर को समझेंगे। पूरा फोकस आपको क्लास के अंतर्गत रखना है। सबसे पहले बिंदु जो हमारे सामने यहाँ पर रखा गया है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि आखिर खनिज क्या है। हम लोग इसी को समझ लेते हैं। देखिए खनिज मुख्य तौर पर क्या होते हैं दोस्तों कि अगर हम लोग अपने आसपास देखें, जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम बहुत सारी वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं। जी हाँ, आपके हाथ में बना वो जो मोबाइल फोन है जिससे आप हमारी क्लास को देख रहे हैं या फिर जिस लैपटॉप के द्वारा आप हमारी क्लास को देख पा रहे हैं, है ना। आप जिस टेबल पर बैठे हैं, आपके घर के अंदर रखा हुआ वो जो दरवाजा है जो आपके कमरे के कोने पर है, ऊपर देखो, अरे हाँ ऊपर देखो ध्यान से। वो जो पंखा तुम्हें दिख रहा है ना अपने कमरे के अंदर, वो भी आप लोग देखते हैं कि एक वस्तु है। आपके घर का पंखा हुआ, आपके घर का दरवाजा हुआ, आपके फोन हुआ, आपका लैपटॉप हुआ, मेरा चश्मा हुआ, मेरा ये पेन हुआ, मेरी जो स्क्रीन हुई, ये सभी क्या है दोस्तों, कुछ ना कुछ वस्तुएं हैं। और ये वस्तुएं बनी किससे हैं दोस्तों? ये वस्तुएं कुछ धातुओं से बनी है ना। और इन्हीं धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं धातुओं को हम लोग खनिज कहते हैं। हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं और ये जो वस्तुएं बनी होती हैं ये कुछ ना कुछ धातुओं से बनी होती हैं। और इन्हीं धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हीं धातुओं को हम लोग खनिज के नाम से पुकारते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज हुआ दोस्तों, अगर आप छोटी सी छोटी चीज, अगर आप सुई से लेकर हवाई जहाज को देखते हैं, है ना, सुई भी लोहे से बनी हुई है, हवाई जहाज के अंदर भी आपको एल्यूमिनियम और अलग अलग तत्व देखने को मिलते हैं। तो हर एक चीज जो है, अधिकतर जो हमारी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग आप और हम करते हैं, वो हमें कहां पे देखने को मिलती हैं दोस्तों? कि वो हमें खनिजों से निकल कर बनी हुई दिखती हैं, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना। हम देखते हैं कि खनिज क्या है दोस्तों, कि प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक तत्व है। खनिज जो है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि प्राकृतिक तौर पर बना हुआ एक तत्व है और हर एक खनिज की आप लोग देखते हैं कि एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। तो खनिज जो है उसे मनुष्यों के द्वारा हम देखते हैं कि नहीं बनाया गया। हर खनिज जो है दोस्तों वो प्राकृतिक तौर पर बना है और हर खनिज की एक अपनी आंतरिक संरचना या फिर हमें दिखता है कि उसकी एक आंतरिक बनावट होती है। आंतरिक संरचना का मतलब कि हर खनिज का जो रंग होगा, हर खनिज का जो आकार होगा, हर खनिज का आप लोग देखते हैं कि जो उसकी बनावट होगी वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होगी। तो खनिज प्राकृतिक तौर पर बने होते हैं, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। इनका रंग अलग अलग होगा, इनकी आकार अलग होगा, इनकी बनावट अलग होगी। उसी के साथ आप लोग देखते हैं कि ये ठोस होंगे या फिर हमें दिखता है कि ये मुलायम होंगे। कुछ इस प्रकार के भी हमें खनिज के रूप देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज हैं और खनिज की ये एग्जैक्ट उपरोक्त परिभाषा हमारे सामने है ना।
और खनिजों को मुख्य तौर पर अगर हम लोग देखें दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि अधिकतर जितने भी हमारे खनिज होते हैं इनको खुदाई कर कर, है ना, क्या किया जाता है दोस्तों कि इनको खुदाई के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और उनको बाहर निकालने के बाद फिर शुद्ध रूप प्रयोग कर कर हम लोग अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहां पर समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर हमें खनिज कहां कहां पर मिलते हैं, खनिज के भंडार कहां कहां पर हैं भाई, इसको हम लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों खनिज जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिल रहा है आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में, है ना। अब ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टान क्या है दोस्तों, चट्टानों का मतलब होता है पहाड़। ठीक, अब होता क्या है दोस्तों कि आपने बहुत बार देखा होगा, ये क्या है दोस्तों कि एक प्रकार से आपको एक पहाड़ी दिख रहा है, जिसे हम लोग ज्वालामुखी भी कहते हैं, है ना। ज्वालामुखी क्या होता है, एक पहाड़ी तो होता है, ऊपर से आप लोग देखते हैं कि उसका छेद होता है और उसमें से आप देखते हैं कि लावा बाहर आ जाता है। ऐसे हमारे जो चट्टान है या फिर ऐसे जो हमारे पहाड़ होते हैं जो ज्वालामुखी रूप में होते हैं उनको हम लोग आग्नेय या फिर रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। और इन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि वहां पर बहुत ज्यादा गैस होती है ना। तो ये जो हमारे आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं इनके अंदर हमें दोस्तों बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि गैस देखने को मिलती है। और आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो गैस होती है ना, ये क्या करती है दोस्तों कि बहुत ज्यादा इसके अंदर तापमान होता है। आग्नेय जो चट्टानें हैं हमारी या फिर जो रूपांतरित चट्टानें हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा गैस होती है, गर्मी होती है, और ये जो गर्मी होती है आप देखते हैं कि इस चट्टानों की दरारों से बाहर आ जाती है, फूट कर बाहर आ जाती है। देखिए ये फूट कर हमें बाहर आते हुए दिख रही है, दिख रहा है आपको, जी हाँ, ये चट्टान है। और चट्टान के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि अंदर की जो गर्माई थी या फिर हमें दिखता है कि अंदर का जो लावा था वो हमें बाहर आते हुए दिखता है। अब ये जो लावा बाहर आ जाता है ये गर्म होता है, बाहर आने के बाद आप लोग देखते हैं कि दोस्तों ये ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद हमें कुछ इसका रंग इस प्रकार से देखने को मिलता है ना। तो सबसे पहले हमें जो खनिज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों वो हमें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में देखने को मिल रहे हैं। ज्वालामुखी जो होता है उसी को हम लोग आग्नेय और रूपांतरित चट्टान कह रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी और लावा होता है, लावा बाहर आता है, लावा बाहर आने के बाद जमकर ठंडा हो जाता है। इस ठंडे हुए जो ये क्या दिखता है दोस्तों, जो रूप है, ये जो काला हमें ठंडा हुआ रूप है, इसी के अंदर दोस्तों हमें बहुत ज्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, है ना। और इसमें किस प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं, इसमें हमें टिन हुआ, जस्ता हुआ, तांबा हुआ, कुछ इस प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जो हमें खनिज देखने को मिल रहे हैं वो हमें आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत देखने को मिल रहे हैं। और इस आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी फटी, ज्वालामुखी के फटने के बाद आप लोग देखते हैं कि दोस्तों जो लावा था वो बाहर आया, वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद जो वो जम गया, इसके अंदर जितने भी हमें क्या मिलते हैं दोस्तों, खनिज मिलते हैं, उनको हम लोग आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त खनिज के तौर पर पुकारते हैं। और इसमें हमें आप देखते हैं कि हमारा तांबा हुआ, है ना, और आप देखते हैं कि टिन हुआ, इस प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। दूसरा रूप जहां पर हमें खनिजों की प्राप्ति होते हुए दिखती है, इसको हम लोग यहां पर समझ लेते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं अवसादी चट्टानें। अब ये क्या है दोस्तों, अवसादी चट्टानों का मतलब है कि जैसे एक पहाड़ है ना, आप देखते हैं कि दोस्तों एक पहाड़ है, अब पहाड़ से आप लोग देखते हैं कि अचानक ही कोई भाग अलग हो जाता है ना, टूट जाता है ना, पहाड़ है, पहाड़ से आप लोग देखते हैं कि अचानक ही कोई भाग आप देखते हैं कि उसके अंदर कुछ भूकंपीय तरंगे हुई, या फिर आप लोग देखते हैं कि पहाड़ से ही, चट्टानों से ही जब एक भाग अलग हो जाता है, और इस अलग हुए भाग में आप देखते हैं दोस्तों कि इस अलग हुए भाग में जो हमें खनिज मिलते हैं, इन खनिजों को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, इन खनिजों को हम लोग अवसादी चट्टानों के नाम से पुकारते हैं। तो जैसे हमारा लोह अयस्क हुआ, पोटाश हुआ, सोडियम हुआ, ये जितने भी हमें खनिज होते हैं ये हमें अवसादी चट्टानों से देखने को मिलते हैं कि एक बड़ा चट्टान है, एक बड़ी चट्टान है, उससे एक भाग अलग हुआ, ये जो भाग अलग हुआ होता है दोस्तों, इसी को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से पुकारते हैं। तीसरा रूप जहां पर हमें क्या है दोस्तों कि हमारे खनिज देखने को मिल जाएंगे, बहुत बार आप लोग देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, ये जो हमारा धरातल है, इस धरातल के ऊपर भी आपको बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलती हैं, है ना। आप देखते हैं दोस्तों कि एक तो था कि पहाड़ से ही अलग हो रहा है ना, अगर आपने ध्यान देखा होगा कि अवसादी के अंदर एक बड़ी चट्टान है, उससे अलग हुए टुकड़े में हमें कुछ खनिज मिलते हैं। वहीं हमें दिख रहा है कि कुछ जमीन की गहराई से बाहर फूट कर आए, उसे हम लोग आग्नेय और रूपांतरित कह रहे हैं। एक कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा जमीन का धरातल है ना, इस जमीन के धरातल पर ही हमें बहुत सारे पत्थर देखने को मिलते हैं या फिर बहुत सारी चट्टानें देखने को मिलती हैं, और इन चट्टानों में भी हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं दोस्तों, खनिज देखने को मिलते हैं। जैसे बॉक्साइट नामक जो हमारा खनिज हुआ, ये हमें कहाँ मिलता है दोस्तों, ये हमारी धरातलीय चट्टान जो है ना, जो जमीन के ऊपर पड़े हुए हमारे पत्थर हैं, उनमें देखने को मिलती है। अब खनिज का चौथा रूप है ना, खनिज हमें कहां पर देखने को मिलता है, इसका जो चौथा रूप है उसे हम लोग समझ रहे हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि चौथा जो रूप है वो हमें कहां दिखता है, कि जब नदी बह रही होती है, कि मान लीजिए कि एक नदी हमें बहती हुई दिख रही है, अब नदी बह रही है, अब इस नदी को आप लोग देखते हैं दोस्तों कि ये कुछ ऐसे इलाकों से गुजरती है जहां पर हमें सोना दिखता है या फिर गोल्ड दिखता है ना।
तो बहुत बार आप देखते हैं कि जो नदी का पानी होता है वो कुछ ऐसे इलाकों से गुजरता है जहां पर सोने की खदान होती है, और ये जो पानी होता है ना, ये क्या करता है दोस्तों, ये अपने साथ आप देखते हैं कि जो सोना होता है उसे आगे लेकर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी तो हल्का है और जो सोना होता है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि वो थोड़ा ठोस होता है, थोड़ा भारी होता है, तो वो कभी किसी गड्ढे में अटक जाता है ना। तो चौथा जो रूप है दोस्तों जिसे हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर हमें खनिज प्राप्त होते हैं, इसे हम लोग जलोढ़ जमाव के रूप में कह रहे हैं। जलोढ़ मतलब है जलोदिक मिट्टी होती है जो नदी के पास देखने को मिलती है। तो खनिज का ये चौथा रूप है जो हमें नदी के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसे हम लोग जलोढ़ जमाव के रूप में देखते हैं कि आपकी नदी बह रही है और नदी में बहते हुए आप लोग देखते हैं कि जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं नदी में, नदी के बहाव से जो हमें प्राप्त हुए खनिज होते हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी पहाड़ों से आते हैं नीचे की तरफ मैदानी भागों में, और फिर मैदानी भागों में आकर पानी तो आगे चला जाता है। ये जो आप देखते हैं जो खनिज होते हैं, ये जो हमें प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के खनिजों को हम लोग जलोढ़ जमाव के रूप में खनिज के तौर पर पुकारते हैं। तो ऐसा हमारा सोना हुआ, चांदी हुआ, टिन हुआ, प्लेटिनियम हुआ, ये सभी हमारे जलोढ़ जमाव के रूप वाले जो हमारे खनिज होते हैं ना, उसमें आप देखते हैं कि इनको पुकारा जाता है। चलिए, खनिज का अब हमारा दोस्तों जो पांचवा भाग हमें देखने को मिलता है कि भाई खनिज हमें कहां पर देखने को मिल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। पांचवा रूप दोस्तों, अधिकतर हमने देखा, देख तो धरातलीय चट्टान पर था, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों एक और हमारा जो खनिज का रूप था वो क्या है कि हमें नदी के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। ये जो हमारा खनिज है ये हमें महासागरों में, है ना। तो खनिज का ये पांचवा प्रकार होता है कि समुद्र के अंदर, समुद्र का जो पानी होता है ना, इसमें भी हमें बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं, और ये विरल होते हैं। विरल का मतलब दोस्तों कि ये ज्यादा मूल्यवान नहीं होते हैं, है ना। ऐसे खनिज जो समुद्र से प्राप्त होते हैं वो ज्यादा मूल्यवान नहीं होते हैं, आर्थिक महत्व के ज्यादा नहीं होते हैं। जैसे नमक हुआ, बहुत सस्ता बिकता है, मैग्नीशियम हुआ, ब्रोमीन हुआ, ऐसे ये हमारे खनिज हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होते हैं, समुद्र के जल से। इनको हम लोग महासागर के जल के तौर पर जो हमारे खनिज होते हैं उसमें पुकारते हैं। तो अब तक खनिजों के 5 रूप हमने देखे हैं, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले आग्नेय और रूपांतरित चट्टान के लावा फटा, उसके बाद बाहर आने के बाद जो हमारा लावा था वो जम गया, इसमें जो हमें खनिज मिलता है उसे आग्नेय रूपांतरित चट्टान कहते हैं। फिर हमें देखा अवसादी चट्टान की एक बड़ी चट्टान से एक भाग अलग हुआ, उसमें जो खनिज मिलता है उसे अवसादी चट्टान के नाम से पुकारते हैं। जमीन का जो हमारा धरातल है उस पर जो मौजूद चट्टानें हैं उसमें बहुत से खनिज दिखते हैं, उसमें जैसे एक बॉक्साइट है। चौथा हमें दिखता है कि नदी के पानी के साथ आता हुआ जो हमारा खनिज है, और पांचवा है महासागर के अंतर्गत हमारा खनिज। ठीक, अब दोस्तों हमने क्या किया है, मानव के द्वारा जो जितने भी हमारे ये खनिज है ना, इनकी 3 कैटेगरी हम लोग देखते हैं कि हमें बनती हुई दिखती है। एक कहलाते हैं धात्विक खनिज, दूसरे कहलाते हैं अधात्विक खनिज, और तीसरे कहलाते हैं ऊर्जा खनिज। चलिए एक एक कर खनिजों के ये जितने भी हमारे प्रकार रहे हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, इनकी पूरी कहानी को देखते हैं। ठीक है, पूरा फोकस क्लास में रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देनी है। हमने खनिज पढ़ लिया, और खनिज के हमें कहां कहां पर भंडार देखने को मिलते हैं वो देख लिया। अब यहां पर हम लोग खनिजों के प्रकार के बारे में देख रहे हैं कि खनिजों के आखिर कितने प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार कहला रहा है धात्विक खनिज, दूसरा कहला रहा है अधात्विक खनिज, और तीसरा कहला रहा है ऊर्जा खनिज। चलिए दोस्तों, धात्विक खनिज की बात करें, धात्विक खनिज हमारे ऐसे खनिज होते हैं जो धातु वाले होते हैं, अर्थात जो ठोस होते हैं, है ना। धात्विक खनिज की परिभाषा यह है कि ऐसे खनिज जो ठोस हैं, है ना, जो आपको ठोस दिखते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक खनिज कहते हैं। अगर आप इनको तोड़ना चाहें तो टूटेंगे नहीं, बहुत ठोस होते हैं। अधात्विक खनिज कैसे होते हैं दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि ये मुलायम होते हैं, है ना। अगर आप लोग इनको क्या करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप लोग इनको तोड़ना चाहें, है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे अधात्विक खनिज हैं ये मुलायम होते हैं। जैसे नमक की आपके पास डला है, अगर आप उसे फेंकते हैं तो वो टूट जाएगा, है ना। जैसे ही चूना पत्थर है, अगर आप उसे हाथ से दबाना चाहें तो वो टूट जाएगा। तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वहीं ऊर्जा खनिज, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। तो खनिज के 3 प्रकार देखिए, धात्विक खनिज जो धातु की तरह ठोस होते हैं, अधात्विक खनिज जो मुलायम होते हैं, और ऊर्जा खनिज जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। अब धात्विक खनिज में भी हमें 3 रूप देखने को मिलते हैं बेटा, उनको देखते हैं। सबसे पहला कहलाता है लोह धातु। ठीक है ना। लोह धातु का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारे ना बहुत से ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर हमें लोहा दिखता है। ठीक है, बहुत से हमारे ऐसे खनिज हैं जिनके अंदर हमें लोहा दिखता है, और इसीलिए हम लोग इनको लोह धातु या फिर लोह खनिज के नाम से पुकारते हैं। क्या कहा जाता है, इनको हम लोग लोह खनिज कहते हैं। लोह खनिज का मतलब भाई ऐसे हमारे खनिज जिनमें लोहा होता है। तो खुद लोहा हुआ, है ना, मैग्नीज हुआ, निकल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ऐसे हमारे खनिज जो हैं तो धातु होते, ये ठोस हैं, लेकिन इनमें लोहे की उपस्थिति होती है, तो इनको हम लोग लोह धातु के खनिज कहते हैं, या फिर हमें इनको क्या कहते हैं दोस्तों, लोह खनिज के नाम से भी पुकारते हैं।
दूसरा कहला रहा है अलोह खनिज। अलोह खनिज का मतलब क्या है दोस्तों? अलोह खनिज का मतलब है कि भाई होता तो ये ठोस है ना, होते तो ये ठोस है, एकदम ठोस होते हैं, लेकिन इनमें लोहा नहीं होता है। जैसे तांबा हुआ, जैसे सीसा हुआ, जैसे जस्ता हुआ, जैसे बॉक्साइट हुआ। तो धात्विक खनिज के भी 3 रूप हम देख रहे हैं। एक कहला रहा है लोह धातु, जिसमें लोहे की उपस्थिति होती है। दूसरा है अलोह खनिज, जिसमें बिल्कुल भी लोहा नहीं दिखता। तीसरा कहला रहा है दोस्तों हमारी धातु ही है, जिसे हम लोग बहुमूल्य खनिज के नाम से पुकार रहे हैं। जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, प्लेटिनियम हुआ। है तो ये ठोस, लेकिन आप देखते हैं कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है और इसी वजह से आप देखते हैं कि ये बहुत महंगे बिकते हैं। अधात्विक खनिज में कोई भी प्रकार नहीं है। ऐसे खनिज जो मुलायम है, जिनको आसानी से तोड़ा जा सकता है, उनको अधात्विक खनिज कहते हैं। ऊर्जा खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो खनिजों को मुख्य तौर पर इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। हमने धात्विक खनिज के 3 रूपों को देखा, लोह खनिज जिनमें लोहा है, अलोह खनिज जिसमें लोहा नहीं है, मूल्यवान खनिज जो आपके बहुत कीमती होते हैं, जो बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं, अधात्विक खनिज जो बिल्कुल मुलायम है, और ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों एक एक कर हमारे जितने भी ये खनिज रहे हैं उनकी हर एक विशेषता को हम लोग आपके सामने रखेंगे, तो पूरी तत्परता के साथ हमें समझते चलना है। यहां पर लिखा है दोस्तों धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब कि भैया धातु है, ठोस है। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर लौह अयस्क के बारे में पढ़ेंगे। अब अधिकतर जो हमारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लौह क्या होता है और उसी के साथ साथ ये अयस्क क्या होता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके घर में मौजूद जितने भी लोहा है, जितना भी आप आयरन देखते हैं, मेरे चश्मे के अंदर भी ये जो आपको डंडी दिख रही है कमानी भैया, ये भी लोहे की बनी हुई है ना। लेकिन जब हम इसे लोहे को जमीन से निकालते हैं, क्या किया जाता है, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं। देखिए जमीन की गहराई में जाकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लोहे को निकालते हैं। तो जब हम लोग लोहे को जमीन से निकालते हैं, है ना, तो वो कुछ इस रूप में हमें देखने को मिलता है। क्या है दोस्तों कि वो एक अशुद्ध रूप में हमें देखने को मिलता है, और फिर हम इसे शुद्ध करते हैं। लौह अयस्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लौह अयस्क का मतलब है कि जो लोहा है ना उसका अशुद्ध रूप, है ना। आप क्या देखते हैं दोस्तों कि लोहे का अशुद्ध रूप। फिर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि इसकी जो अशुद्धियां होती हैं उसको अलग करते हैं। अयस्क का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जमीन की गहराई से लोहे को निकालते हैं तो वो ऐसा लोहा नहीं दिखता हमें भाई, वो ऐसा होता है दोस्तों, पत्थर के रूप में होता है। अब इस पत्थर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लोहे को अलग कर लेते हैं, और लोहे की जो अशुद्धियां होती हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, तो लोह अयस्क का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जमीन की गहराई से निकाले गए वो पत्थर जिसमें लोहा मौजूद है। क्लियर हुआ? तो अगर लोह अयस्क कहा जा रहा है तो इसका मतलब आप देखते हैं कि दोस्तों जमीन की गहराई से जो कच्चा मटेरियल आपको दिख रहा है उसे ही हम लोग लोह अयस्क कहते हैं। ठीक, तो लोह अयस्क का मतलब क्या है दोस्तों? अयस्क का मतलब होता है लोहे की अशुद्धियां। ठीक है, और लोहा हम लोग क्या करते हैं, ये जो चट्टान निकली है, जो पत्थर निकला, इससे लोहे को अलग कर लेते हैं, और उसके बाद आप लोग देखते हैं कि जो अशुद्धियां हैं, जो अयस्क हैं, उसको अलग किया जाता है। तो लोहा अलग हो जाता है और जो चट्टान बचती है, मिट्टी बचती है, उसको अलग कर लेते हैं। दोस्तों ये जो हमारा लौह अयस्क है ये एक हमारा आधारभूत खनिज है। आधारभूत खनिज का मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी खनिज हैं, हर एक चीज के अंदर आप लोग देखते हैं कि लोहे का प्रयोग हो रहा है। आप अपने आसपास मौजूद हर एक वस्तु को देखिए, आपके घर के अंदर मौजूद अधिकतर जो चीजें होंगी उनके अंदर आपको लोहा दिख रहा होगा, और इसीलिए हम लोग इसे एक आधारभूत उद्योग कहते हैं, क्योंकि लोहे की वजह से ही हर एक चीज, हर एक बिजनेस हमें बनता हुआ दिख रहा है। और किसी भी देश के आप देखते हैं दोस्तों कि विकास की रीढ़ की हड्डी, अगर किसी भी देश को अपने वहां पर तेजी से अपने आप को आगे बढ़ना है तो उनके वहां पर अच्छी मात्रा में लौह अयस्क का उत्पादन होना चाहिए। और बहुत खुशखबरी वाली बात है दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत में बहुत अच्छी मात्रा में हम लोग लौह अयस्क को देखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है दोस्तों लौह अयस्क, है ना, अशुद्धियां। हम इससे लोहे को अलग करते हैं, और अयस्क यानी कि जो लोहे की अशुद्धियां हैं उसको अलग करते हैं, है ना। लोहा अलग हुआ और लोहे की अशुद्धियां जो मिट्टी रही उसे अलग कर देते हैं। तो लोहे के अगर आप लोग देखें कि लोहे की जो क्वालिटी होती है, तो लोहे की भी हमें भिन्न भिन्न प्रकार की क्वालिटी देखने को मिलती है। इनमें सबसे बेहतरीन लोहा जो माना जाता है दोस्तों उसे हम लोग मैग्नेटाइट लोहा कहते हैं। क्या कहा जाता है? लोहे का एक रूप है जिसे हम लोग मैग्नेटाइट लोहा कहते हैं। दिखने में कुछ इस तरीके का होता है दोस्तों वो, है ना। इसके अंदर हम लोग देखते हैं दोस्तों 70%, है ना। ये जो मैग्नेटाइट लोहा हमें दिख रहा है इसमें 70% लोहा होता है, और 30% इसके अंदर हमें अयस्क देखने को मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन होता है, और बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं कि चुंबक के साथ ये क्रिया करता है। तो तेजी के साथ चुंबक के साथ ये यूज करता है, और ये विद्युत उपयोग के लिए आप देखते हैं कि बिजली के बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं कि किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसको हम लोग हेमाटाइट कहते हैं। क्या कहा जाता है? ये है हमारा हेमाटाइट लौह अयस्क। 50 से 60% इसके अंदर हमें क्या मिलता है दोस्तों? 60% तक लोहा मिलता है, और 40% तक हमें इसके अंदर अयस्क देखने को मिलता है। इसको हम लोग हेमाटाइट लोह कहते हैं, और ये मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि फैक्ट्रियों में प्रयोग लाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क क्या है उसको हमने देखा,
और लौह अयस्क के दो प्रकार मैग्नेटाइट और हेमाटाइट को देखा। सबसे बढ़िया मैग्नेटाइट था और उसके बाद फिर हमने हेमाटाइट को आपके सामने प्रेजेंट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे भारत के अंदर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हमें लौह अयस्क या फिर लोहा देखने को मिलता है। अब यहां पर एक शब्द लिखा है बेल्ट। सर जी आपके पेंट की बेल्ट? नहीं मेरे भाई, यहां पर बेल्ट का मतलब होता है कि जब हम लोग एक से ज्यादा इलाकों की बात करते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं हिंदी बेल्ट वाले राज्य, हिंदी बेल्ट वाले राज्यों का मतलब हुआ हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य। ये जो बेल्ट शब्द है ये समूह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग हिंदी में पेटी भी कहते हैं। तो आपके पेपर में पूछ लेंगे कि हिंदी पेटी के राज्य या फिर लौह अयस्क की जो लौह अयस्क पेटी या फिर लौह अयस्क बेल्ट, उनको आपको बताना है। तो भारत में 4 बड़ी बड़ी हमारे क्या है दोस्तों भाग हैं जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा लौह अयस्क निकलता हुआ दिखता है। इसमें सबसे पहले क्या रहते हैं उड़ीसा झारखंड। देखिए 2 इलाके मिले है ना, तो उड़ीसा और झारखंड जो ये हमारा राज्य है ना दोस्तों, यहां पर आप लोग देखते हैं कि हमें हमारा ये जो उड़ीसा झारखंड बेल्ट इसे हम लोग कहते हैं। कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में है, कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में, कुछ हिस्सा इसका झारखंड में है। और उड़ीसा के अंदर आप लोग देखते हैं कि मयूरभंज और कुंदेरजुल जिले के अंदर जो पहाड़ियां हैं ना, वहां से हमें हेमाटाइट नामक जो ये लोहा है ये देखने को मिलता है। उसी के साथ जो हमारा ये झारखंड राज्य है वहां पर आप लोग देखते हैं कि सिंघभू जिले के अंदर भी आपको क्या मिलता है दोस्तों, हेमाटाइट नामक जो लोह अयस्क है वो देखने को मिलता है। तो भारत में आप देखते हैं कि लोह अयस्क बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। 4 ये बड़े बड़े इलाके हैं जहां से हमें लोह अयस्क देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो कहलाता है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट। कुछ भाग इसका उड़ीसा में है, कुछ भाग इसका झारखंड में है। यहां पर दोनों ही इलाकों से हमें हेमाटाइट नामक जो लोहा है वो हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि प्राप्त हो रहा है, जिसके अंदर 60% हमें 60% तक हमें लोह अयस्क देखने को मिलता है। दूसरा कहलाता है दोस्तों दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। ये कहां पर देखने को मिलता है? ये जो हमारा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है ये भारत के 2 बड़े राज्यों, कौन से बड़े राज्यों दोस्तों? एक है हमारा छत्तीसगढ़ और दूसरा है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र राज्य, 2 राज्य मिलकर आप देखते हैं कि इस राज्य के आसपास भी हमें लोह के रूप देखने को मिलते हैं। और यहां पर भी हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, यहां पर भी हमें हेमाटाइट नामक जो लोहा है ना वो देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो बस्तर नामक इलाका है ना, वहां से हेमाटाइट निकलता है। और आप देखते हैं कि कुछ इसी प्रकार का जो लोहा है ना, आप देखते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी पहाड़ियों में, छत्तीसगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ना, वहां पर 14 बड़े बड़े भंडार हैं दोस्तों, जहां से बड़ी मात्रा में आप लोग देखते हैं कि लोहे का उत्पादन होता है। और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद इसको विशाखापत्तनम भेजा जाता है ना, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहने देना। तो यहां पर छत्तीसगढ़ से लोहा निकलता है, फिर हम इसको विशाखापत्तनम, है ना दोस्तों, छत्तीसगढ़ से निकलता है, फिर हम इसको विशाखापत्तनम, ये जो आंध्र प्रदेश में हमें दिखता है, यहां पर भेजते हैं। और फिर विशाखापत्तनम से आप देखते हैं कि ये जापान की तरफ भेजा जाता है। जापान में जो बड़ी बड़ी आप देखते हैं दोस्तों की मशीनें बनाने वाली कंपनियां हैं, जापान की, कोरिया की, वो क्या करती हैं, वो हमारे ये जो छत्तीसगढ़ से निकलने वाला लोहा है ना, इसका प्रयोग करती हैं। तो अब तक हमने अपने 2 जो बेल्ट है उनके बारे में पढ़ा, उड़ीसा झारखंड बेल्ट, और उसी के साथ साथ हमने दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट को देखा। भारत के अंदर दोस्तों हमारा ये तीसरा आप देखते हैं कि लौह अयस्क की एक बेल्ट है जिसे हम लोग बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर बेल्ट के नाम से पुकारते हैं। सर ये कैसा प्यारा सा नाम है। जी हाँ दोस्तों, आप देखते हैं कि ये भारत के जो हमारा कर्नाटक राज्य है ना, हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा कर्नाटक राज्य है ना, वहां पर देखने को मिलता है। तो बेल्लारी चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर नामक ये जो हमारी बेल्ट है ये हमें कर्नाटक स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर मौजूद जो लोहा होता है ना, उसको क्या किया जाता है, उसको पिघला लिया जाता है। यहाँ से जो लोहा निकलता है उसको पिघला लेते हैं, यानी कि उसकी सैलरी या फिर उसको द्रव्य पदार्थ में परिवर्तित कर क्या किया जाता है, पाइपलाइन की मदद से मैंगलोर भेजा जाता है। मैंगलोर में आप देखते हैं कि बंदरगाह है ना, कर्नाटक में ही मैंगलोर नामक शहर है। तो चिकमंगलूर कर्नाटक में ही आप देखते हैं वहां पर लोहा निकलता है, फिर वहीं पर उसको द्रव्य अवस्था में पलटकर पाइपलाइन की मदद से मैंगलोर का जो बंदरगाह है वहां पर भेजा जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर ये यूरोपीय देशों की तरफ जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, तीसरे प्रकार की तीसरी हमारी बेल्ट है जहां पर आप लोग देखते हैं कि हमारे लौह अयस्क देखने को मिलते हैं भारत में। अब हमारा जो चौथा आप देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो लौह अयस्क बेल्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं। पहला था उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो उड़ीसा झारखंड में था, दूसरा था हमारा दोस्तों आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, और तीसरा था दोस्तों हमारा कर्नाटक वाला इलाका। अब चौथा जो है दोस्तों इसे हम लोग महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, तो कुछ इलाका महाराष्ट्र वाला और कुछ इलाका गोवा वाले में आप लोग देखते हैं कि हमें ये है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि इस बेल्ट के अंदर हमें क्या मिलता है,
है ना, कि कुछ हिस्सा जो हमारा गोवा वाला है और उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि कुछ भाग जो महाराष्ट्र वाला है, यहाँ पर भी हमें लौह अयस्क देखने को मिलता है। और ये जो है यहाँ से निकलने वाला जो लौह अयस्क है ना, वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है। इसके अंदर अयस्क ज्यादा होता है, यानी कि अशुद्धियां ज्यादा होती हैं, और लोहा बहुत कम होता है, ठीक है। और इसको मारमंगाओ एयरपोर्ट से, गोवा एयरपोर्ट से आप लोग देखते हैं कि दूसरे देशों में भेजा जाता है। सबसे घटिया क्वालिटी का लोहा गोवा महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल रहा है, और सबसे बढ़िया आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमारा उड़ीसा झारखंड और उसी के साथ साथ दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ वाले में हमें दिखता है। तो यहां तक तो हमने भारत के अंतर्गत मौजूद जो हमें लौह अयस्क की अलग अलग खदानें थी उनकी पूरी कहानी को आपके सामने रखा है। डिस्कशन करते हैं दोस्तों मैग्नीज के बारे में, ठीक है। अब ये मैग्नीज क्या है और मैग्नीज किस तरीके से होता है उसको हम लोग देखते हैं। भैया देखने में कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है। ये भी एक क्या है दोस्तों कि ये भी एक आपका धात्विक खनिज ही है। धात्विक खनिज का मतलब कि भाई ये ना एक प्रकार से बिल्कुल ठोस होता है, एकदम धातु के तरीके से होता है। और मैग्नीज का प्रयोग कहां पर होता है दोस्तों? मैग्नीज का प्रयोग हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, उसी के साथ जो कीटनाशक, पेड़ों जो जानवर होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए, घर में जो आपकी पुताई या फिर पेंट होता है उसको बनाने के लिए आप लोग देखते हैं कि मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा आप देखते हैं जो मैग्नीज प्राप्त होता है वो हमारे उड़ीसा राज्य से आप लोग देखते हैं कि हमें प्राप्त होता है। लगभग 33% भारत का मैग्नीज उड़ीसा से आता है, उसके बाद 22% मध्य प्रदेश से, फिर 15% कर्नाटक से, और फिर भारत के दूसरे राज्य हमें आते हुए दिखते हैं, ठीक। भारत के अंदर दोस्तों हमारा एक और प्रकार का धातु होता है, यह भी एक धात्विक खनिज है, यानी कि एक ठोस खनिज है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? जिसका नाम है तांबा। अब भाई ये तांबा हमें कहां से प्राप्त होता है वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों तांबा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा खनिज माना जाता है, क्योंकि तांबे के जरिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके घर में जितने भी बिजली के तार होंगे ना, वो अधिकतर तांबे के ही बने होंगे। तो ये जो तांबा होता है इसका प्रयोग बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स बनाने में, रसायन केमिकल को बनाने में भी हम लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। और भारत के अंतर्गत अगर आप लोग देखें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है तांबे का, देश का 52% जो तांबा है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि वो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता हुआ दिखता है। और उसके बाद राजस्थान है ना, 48% जो भारत का तांबा है दोस्तों आप लोग देखते हैं कि वो राजस्थान से आ रहा है, और 52% जो भारत का तांबा है वो आप लोग देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश से आ रहा है। तांबे से बिजली के तार बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। इनका प्रयोग लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर किया जाता है, और यह भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण धातु खनिज है। कुछ और हमारे धातु खनिज हैं, उनकी भी विशेषताओं को चलिए एक एक कर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा है दोस्तों एल्यूमिनियम या फिर बॉक्साइट। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये क्रिएट होता है कि सर ये एल्यूमिनियम क्या है और ये बॉक्साइट क्या है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चट्टान से जिस खनिज को प्राप्त करते हैं, है ना, अवसादी चट्टान से, उसको हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। कि पहाड़ से एक भाग अलग हुआ और जिस चट्टान से हमें जो खनिज मिलता है उसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारी चट्टान थी उससे जो हमें खनिज प्राप्त हुआ उसको हमने बॉक्साइट कहा, है ना। जमीन के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो पहाड़ से अलग हुआ हिस्सा था ना, है ना, उससे आप लोग देखते हैं कि जो खनिज हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग बॉक्साइट कहते हैं। कुछ इस तरीके का होता है। और बॉक्साइट को क्या किया जाता है दोस्तों? बॉक्साइट को थोड़ा शुद्ध किया जाता है, इसको थोड़ा बेहतर बनाया जाता है। तो बॉक्साइट का जो शुद्ध रूप होता है उसे हम लोग एल्यूमिनियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? एल्यूमिनियम कहां से प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम किसी आप देखते हैं चट्टान वगैरह से प्राप्त नहीं हो रहा, एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट हमें चट्टानों से प्राप्त हुआ, पहाड़ों से प्राप्त हुआ, इसको थोड़ा हमने शुद्ध किया तो इससे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हुआ। अब ये जो एल्यूमिनियम है ना दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है। एल्यूमिनियम दोस्तों होता है बहुत ही हल्का, और ये लोहे की तरह बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर किया जाता है ना। और बॉक्साइट को शुद्ध कर है ना, बॉक्साइट को शुद्ध कर हमें क्या मिलता है दोस्तों? हमें एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। इसको आप लोगों को याद रखना है, कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं आने देना। डिस्कशन करते हैं बॉक्साइट के बारे में, है ना। बॉक्साइट हमें चट्टानों से प्राप्त हुआ, और बॉक्साइट को जब हम थोड़ा बेहतर करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहां पर लिखा है कि जो बॉक्साइट है ये भारत में किन किन इलाकों के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। बॉक्साइट अगर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारे अमरकंटक के पठार हैं, यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है ना, हमारा जो एमपी वाला भूभाग है ना, यहां पर आप लोग देखते हैं कि हमारा बॉक्साइट हमें मिलता है। उसी के साथ हमें दिखता है छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर नामक इलाका है ना, वहां पर भी आप लोग देखते हैं कि हमें ये जो क्षेत्र है बॉक्साइट देखने को मिलता है। बॉक्साइट का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है दोस्तों अगर देखा जाए तो जो हमारा उड़ीसा राज्य है ना, आप क्या देखते हैं दोस्तों कि बॉक्साइट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो हमारे उड़ीसा राज्य में होता है। 45% बॉक्साइट हमारा पैदा होता है उड़ीसा में, और उसके बाद फिर दूसरे राज्यों में भी, मध्य प्रदेश हुआ, आप देखते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, इन राज्यों में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो देश का
45% जो बॉक्साइट है वो हमें उड़ीसा से प्राप्त हो रहा है। तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर हमारे अधिकतर खनिज हमें निकलते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों एक और प्रकार का हमारा खनिज हमें देखने को मिलता है, और ये जो खनिज है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। अधात्विक खनिज का मतलब कि ये बहुत मुलायम है, अगर हम इसे दबाएंगे, मोड़ना चाहेंगे, तोड़ना चाहेंगे तो आसानी से ये टूट जाता है। इसे हम लोग अभ्रक कहते हैं। देखिए अभ्रक दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ठीक है, अभ्रक दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है और इसे इंग्लिश में माइका कहा जाता है। ठीक, अब ये जो हमारा अभ्रक है ना दोस्तों, आप देखते हैं कि ये एक ऐसा खनिज है जो बहुत आसानी तरीके से, इसकी ना बहुत सारी हमारी प्लेट, आप देखते हैं कि ये बहुत ही अलग अलग रूपों में हमें देखने को मिलता है कि इसकी अलग अलग हम लोग तय लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ ही सेंटीमीटर जो अभ्रक है ना, इसकी आप देखते हैं दोस्तों कि इसको हजारों शीटों में हम लोग तय कर सकते हैं। तो अभ्रक जो होता है बहुत बारीक होता है, इसकी लगातार इसको फोल्ड किया जा सकता है ना, बहुत सारा अभ्रक एक ही जगह पर हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी आप देखते हैं कि हमें लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ ही सेंटर में अभ्रक की हमें हजारों जो शीटें होती हैं या फिर जो प्लेटें होती हैं देखने को मिल जाती हैं। अभ्रक का जो यूज होता है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि जो हमारे हाई वोल्टेज तार होते हैं ना, जो तार होते हैं, तार के बीच में जो ज्वाइंट करने वाला चीज होता है, जो तारों को ज्वाइंट करता है, उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो अभ्रक होता है इसका प्रयोग करते हैं, है ना। ये हाई वोल्टेज जो तार होते हैं उसके बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी हम लोग अभ्रक का प्रयोग करते हैं। ठीक, भारत में बात की जाए दोस्तों कि अभ्रक को हम लोग भारत में मुख्य तौर पर जो हमारा छोटा नागपुर का इलाका है ना, जो हमारा ये छोटा नागपुर का इलाका है, झारखंड के आसपास का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि हमारा अभ्रक हमें निकलते हुए दिखता है। और भारत में राजस्थान में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, भारत में राजस्थान में तांबा भी निकलता है ना, बड़ी मात्रा में 48%, और उसी के साथ साथ हमें दिखता है कि यहाँ पर अभ्रक का भी उत्पादन बड़ी मात्रा में हमें होते हुए दिखता है। और उसी के साथ साथ जो हमारा ये आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में भी हमें अभ्रक की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, यहां तक तो हमने हमारे जो खनिज रहे, खनिजों के प्रकार रहे, खनिज कहां कहां पर मिलते हैं, और खनिजों में जो हमारे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज थे उनके बारे में डिस्कशन किया। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हमारे खनिज होते हैं इनको प्राप्त करने के लिए अधिकतर हमें खुदाई करनी पड़ती है, अधिकतर हमें जमीन की गहराई में आप देखते हैं कि हमें जाना पड़ता है, और इस खुदाई से हमें बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होते हुए दिखते हैं। तो एक एक कर खनिजों से होने वाले जो हमारे दुष्परिणाम हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जितनी भी हमारी खदानें होती हैं ना, इन खदानों के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके लिए दोस्तों क्या होता है कि काम करना बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम रोशनी हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जितनी भी ये खदानें होती हैं उसमें हमेशा आप लोग देखते हैं कि डर बना रहता है कि ऊपर की जो ये भूमि है अचानक ये नीचे धंस सकती है ना। तो ये डर बना रहता है कि जो भूमि है वो खिसक सकती है, या फिर खुदाई करते समय आगे से अचानक बहुत सारा पानी आ सकता है, या फिर आप देखते हैं कि आग भी लगने का खतरा बना रहता है। तो जो खुदाई जिन इलाकों में मजदूर करते हैं उनके लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। उसी के साथ साथ जहां पर ये हमारी खदानें होती हैं उनके अंतर्गत आप लोग देखते हैं उन खदानों में जहां पर खुदाई होती रहती है तो उस इलाके में बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, और जो खुदाई की जाती है उस खुदाई से निकलने वाली जो कीचड़ होती है, या फिर आप देखते हैं कि खुदाई से निकलने वाला जो मलबा होता है उसको क्या कर दिया जाता है, अगर सड़कों पर डाल देते हैं या फिर खेतों पर डाल देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा परेशानी हमें देखने को मिलती है। जो लोग खदानों के आसपास रहते हैं उनके घर और आप देखते हैं कि जो कपड़े हैं वो हमेशा हमें गंदे ही दिखते हैं, वो जब भी कपड़े बाहर डालते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसी के साथ साथ एक बड़ी समस्या है कि इस इलाके में जो लोग हैं उनको सांस की बीमारी भी हमें होती हुई दिखती है। तो मजदूरों के लिए भी और उसी के साथ साथ जो लोग इस खुदाई वाले इलाके में रहते हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए भी आप लोग देखते हैं कि खुदाई कहीं ना कहीं एक बहुत ही अजीब और इम्पैक्ट डालती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही सही तरीके से, है ना, अच्छी रोशनी के साथ बहुत ही सकारात्मक तरीके से हमें खुदाई करनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया बिंदु हमारे सामने है, पूछा जा रहा है कि जितने भी हमारे ये खनिज हैं इनका हमें संरक्षण करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। देखिए जितने भी हमारे खनिज हमने डिस्कस किए हैं, चाहे हमने लोह अयस्क के बारे में बात किया हो, चाहे हमने मैग्नीज के बारे में बात किया हो, चाहे हमने बॉक्साइट के बारे में, अभ्रक के बारे में, तांबा के बारे में देखा हो, इनको बनने में कितना समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 5 महीने, 10 साल, 15 साल? नहीं दोस्तों, इनको बनने में करोड़ों करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। और इसीलिए ये जरूरी है कि हमारे ये जो संसाधन है ये क्या दिखते हैं दोस्तों, कि ये संसाधन हमें सीमित दिखते हैं, अर्थात एक ना एक दिन ये जितने भी हमारे संसाधन है ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि समाप्त हो जाएंगे, है ना। संसाधन सीमित है भैया, एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे, और अगर समाप्त हो गए तो इन्हें बनने में
करोड़ों साल लगेंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि हम क्या करें दोस्तों, कि हम लोग अपने जितने भी संसाधन हैं उनका संरक्षण करें, उनको समझदारी के साथ प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि प्रयोग करना बंद कर दें, लेकिन अनावश्यक तरीके से, अंधाधुंध तरीके से इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करें। तो यहां तक तो हमने खनिजों की पूरी कहानी आपके सामने रख दी है दोस्तों। अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो दूसरा भाग है, जिसे हम लोग ऊर्जा संसाधन कहते हैं, उसकी पूरी कहानी को हम लोग रखेंगे। तैयार हो जाइए। लिखा है दोस्तों ऊर्जा संसाधन। ठीक है, देखिए हमारे आसपास बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और इनमें हमें दिखता है दोस्तों कि एक कहलाते हैं परंपरागत संसाधन। देखिए परंपरागत ऊर्जा के संसाधन होते हैं, ऊर्जा के संसाधनों को हमने दो कैटेगरी में बटे हुए देखा। एक कहलाते हैं परंपरागत साधन और दूसरे कहलाते हैं गैर परंपरागत संसाधन। ये हमारे परिवार की परंपरा है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दिल्ली जाना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा, है ना, ये हमारे घर की परंपरा है, ये हमारे घर की परंपरा है, ये हमारे समाज की परंपरा है। परंपरा का मतलब क्या है कि वो चीज जो पुराने समय से चली आ रही है उसे तो परंपरा कहते हैं, है ना। और यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, यहां पर लिखा है परंपरागत। तो परंपरागत संसाधन ऊर्जा के ऐसे संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे परंपरा बहुत पहले से चलती आ रही है, लोग उसे फॉलो करते आ रहे हैं, कुछ ऐसा ही ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन होते हैं, ऐसे हमारे ऊर्जा के परंपरागत संसाधन जिनका प्रयोग हम लोग बहुत लंबे समय से, काफी लंबे समय से जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उनको हम लोग ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कहते हैं। और आज के समय में भी इनका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कोयले का प्रयोग आप देखते हैं कि 300-400 सालों से हमें होता हुआ आ रहा है, ऐसे ही पेट्रोलियम का प्रयोग भी हमें 100-150 सालों से होता हुआ आ रहा है। प्राकृतिक गैस, ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग बहुत लंबे समय से होता है, उन्हें हम लोग परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से पुकारते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और हमारी नेचुरल गैस। दूसरे कहलाते हैं दोस्तों गैर परंपरागत संसाधन। भाई गैर परंपरागत संसाधन ऊर्जा के ऐसे संसाधन जिनका आविष्कार मनुष्य ने हाल फिलहाल में ही किया है। 40-50 साल पहले ही आप लोग देखते हैं कि इन संसाधनों का आविष्कार हुआ। जैसे हम लोग सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग हवा के जरिए क्या करते हैं दोस्तों, बिजली बनाते हैं। ऐसे हमारे ऊर्जा के संसाधन जिनका प्रयोग हमने हाल फिलहाल में ही प्रयोग करना शुरू किया है, इनको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों अब यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें कि भारत के अंदर जितने भी हमारे ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर 70% जो लोग होते हैं ना, वो अपनी जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, घर में जो ईंधन की आवश्यकता होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, या तो जंगल की लकड़ी को जलाया जाता है, कि लोग क्या करते हैं जंगल से लकड़ियों को चुनकर लाते हैं और उसके बाद अपने घर में ईंधन को पूर्ति करते हैं। या फिर आप लोग देखते हैं कि जो गोबर होता है दोस्तों, है ना, जो आपको क्या दिखता है, जानवर का आपको क्या दिखता है, मल दिखता है, उसको सुखा कर क्या किया जाता है, गोबर के तौर पर हम लोग प्रयोग करते हैं। और इनसे क्या होता है दोस्तों कि अगर हम इसको जलाते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं या फिर गोबर को जलाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा हमें प्रदूषण होता हुआ दिखता है। हाँ, इसका प्रयोग जो ये हमारा मल है, इसका प्रयोग खाद के तौर पर तो किया जा सकता है, लेकिन जब इसको ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो बहुत ज्यादा हमें प्रदूषण होता हुआ दिख जाता है। इसीलिए जरूरत है कि हम क्या करें दोस्तों, देश के अंदर हमें जो हमारे ये गैर परंपरागत संसाधन है ना, जो कम प्रदूषण करते हैं, उनकी तरफ जाना ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर हमारे जो ऊर्जा के संसाधन रहे हैं, हमने गैर परंपरागत संसाधन को देखा और परंपरागत संसाधनों को देखा। परंपरागत संसाधन जो एक लंबे समय से हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। अब एक एक कर हमारे जो जितने भी ये संसाधन है ना दोस्तों, इनकी कहानी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, क्या इसका प्रयोग हम अभी से कर रहे हैं, 50-30 सालों से नहीं, बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो ये ऊर्जा का हमारा परंपरागत संसाधन हुआ। ठीक है बेटा, अब देखिए ऊर्जा जो कोयला होता है जलने पर कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि दोस्तों हमें गर्माहट देता है। भैया थोड़ा हाथ अपना क्या कर लें दोस्तों, गर्म कर लें दोस्तों यहां पर लिखा है कि जो हमारा ये कोयला होता है, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। बिल्कुल सही, मनुष्य के द्वारा इसे नहीं बनाया गया। और कोयला बहुत जल्दी से आप देखते हैं कि दोस्तों जल जाता है। बहुत लंबे तौर पर आप लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। एक जीवाश्म ईंधन है, इसके जरिए हम लोग बिजली बनाते हैं। कोयले के जरिए हम लोग और भी जो हमारी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। भारत में अगर हम लोग देखें, जो हमारे कोयला है ना दोस्तों, उसके हमें 4 रूप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से रूप है, इसको एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। कोयले के 4 रूप कुछ इस प्रकार से, एक कहलाता है पीट कोयला, दूसरा कहलाता है लिग्नाइट कोयला, तीसरा कहलाता है बिटुमिनस कोयला और चौथा कहलाता है एंथेसाइट कोयला। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथेसाइट, एक एक कर इनकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीट। सबसे फुद्दू प्रकार का, सबसे आप देखते हैं दोस्तों कि सबसे बेकार प्रकार का जो कोयला होता है उसको हम लोग कहते हैं पीट कोयला। सर ये बेकार क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना पानी की उपस्थिति होती है, इसके अंदर हमें नमी की उपस्थिति दिखती है। आप इसे जलाओगे बहुत देर में जलता है और एकदम जल्दी से स्वाहा हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। सबसे घटिया प्रकार का जो लोहा होता है, सबसे घटिया प्रकार का जो कोयला होता है, उसे हम पीट कोयला कहते हैं।
इसके बाद जो दूसरा कोयला हमें दिखता है दोस्तों, उसको हम लोग लिग्नाइट कोयला कहते हैं। दिखने में कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। लिग्नाइट जो है दोस्तों, ये भी एक निम्न क्वालिटी का है ना, ये भी एक अच्छा कोयला नहीं होता है ना, लेकिन आप देखते हैं कि पीट से ये थोड़ा बेहतर है। लिग्नाइट जो है दोस्तों, ये भी सॉफ्ट होता है, दबाएंगे तो दब जाएगा है ना, और इसके अंदर भी हमें पानी की उपस्थिति देखने को मिलती है। भारत में ये जो लिग्नाइट कोयला है, ये हमें तमिलनाडु जो राज्य है ना, वहां से प्राप्त होता है, और इस कोयले से, लिग्नाइट कोयले को जलाकर हम लोग बिजली को उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो पीट और लिग्नाइट दोनों को देखा, दोनों ही एक निम्न क्वालिटी के हमारे कोयले माने जाते हैं। सबसे बेकार पीट है, उससे थोड़ा बेहतर लिग्नाइट है। आगे है दोस्तों तीसरा और सबसे बेहतरीन प्रकार का जो हमारा कोयला माना जाता है, उनमें से एक है बिटुमिनस कोयला। देखो एकदम काला चटकदार। ठीक, ये जो होता है ना दोस्तों, ये जो कोयला होता है, ये हमें जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में प्राप्त होता है। अगर आपको बिटुमिनस कोयले को प्राप्त करना होता है तो आपको जमीन के अंदर बहुत ज्यादा गहराई में खुदाई करनी होती है। बिटुमिनस कोयला क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये बिजनेस के तौर पर बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, और आप देखते हैं कि ये एक अच्छा क्या होता है दोस्तों, इसके जरिए बड़े स्तर पर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, वो बिटुमिनस कोयले को क्या करती हैं दोस्तों, प्रयोग में लाती हैं। तो आप इसे जलाएंगे, बहुत जल्दी जल जाएगा, और बहुत लंबे समय तक आप देखते हैं कि ये जलता रहता है। इसी को हम लोग बिटुमिनस कोयला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन प्रकार का जो हमारा कोयला होता है, चौथा जो रूप है, जिसको हम लोग एंथसाइट कोयला कह रहे हैं। भैया देख लो, दिखने में ऐसा होता है, ये बहुत ज्यादा ठोस होता है, बहुत ज्यादा कठोर होता है, और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। जलाओगे एकदम जल जाएगा, और बहुत लंबे समय तक आप देखते हैं कि ये जलता है। जब हम किसी भी कोयले को जलाते हैं तो कोयला जल जाता है, और कोयले के बाद आप लोग देखते हैं कि दोस्तों वो राख में परिवर्तित हो जाता है, और कोयले का फिर आप देखते हैं दोस्तों वो जो भार होता है वो समाप्त हो जाता है ना। जी हाँ, तो ये हमारे कोयले के अलग अलग रूप हुए, जिसके अंदर हमने आपके साथ पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथसाइट कोयले की विशेषताओं को पढ़ा। अब दोस्तों भारत के संदर्भ में हम लोग देखें कि जो हमारे जितने भी ये कोयले रहे हैं, ये हमें कब बनते हुए दिखे हैं, इनकी पूरी कहानी को देख लेते हैं। हमें पता है जैसे हमारे खनिज करोड़ों साल पहले बने हैं, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे ऊर्जा संसाधन है, विशेषकर ये जो हमारा कोयला है, इसको भी हम लोग देखते हैं कि हाल फिलहाल के समय में ही हमें बनता हुआ दिखा है। तो भारत में जो हमारा कोयला है ना दोस्तों, ये हमें दो भूभागों में या फिर दो समय अवधि में बनते हुए दिखा। भैया आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले जो कोयला बनकर निर्मित हुआ था, उसे हम लोग गोंडवाना कोयला कहते हैं। देखिए 20 करोड़ साल पहले, अभी हम लोग साल 2023 में हैं, आज से आप देखें दोस्तों कि लगभग 20 करोड़ साल पहले अगर आप पीछे जाएंगे तो दुनिया कुछ इस तरीके से हमें दिखा करती थी। और इसमें अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये वाला जो भूभाग है ना, ये वाला जो भूभाग है, इसी ही गोंडवाना कहा जाता था, और भारत यहाँ पर था। भारत क्या हुआ दोस्तों, बहुत जबरदस्त तौर पर यहाँ पर जो हमारी भूमि के अंदर प्लेटें थी, उनमें बदलाव हुआ, और भारत की जो स्थिति वो परिवर्तित हुई, और भारत फिर आप देखते हैं कि यहाँ पर पहुंच जाता है ना। तो आज से करोड़ों साल पहले आप देखते हैं कि भारत गोंडवाना नामक इलाके में हुआ करता था, और इस समय के अंतर्गत जो यहाँ पर कोयला निर्मित हुआ था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों कि इसके बाद भारत में एक और कोयले का हमें कालखंड देखने को मिलता है, जो लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बना। 5.5 करोड़ साल का मतलब कि उस समय तक भारत जो था दोस्तों, वो अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आ गया था, और उस समय तक भारत के आसपास वाले भाग में हम लोग देखते हैं कि जानवर वानवर पैदा हो गए थे, और यही बाद में मर गए। इनके सड़ गल जाने से ही हमें कोयला प्राप्त हुआ। तो 5.5 करोड़ साल पहले जो कोयला निर्मित हुआ है, वो कहलाता है दोस्तों हमारा टर्शरी कोयला। टर्शरी कोयला लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ है, और जो हमारा गोंडवाना कोयला है वो 20 करोड़ साल पहले हमें बनना शुरू होता हुआ दिखता है। सर आज के समय में गोंडवाना और टर्शरी कहां कहां पर देखने को मिलते हैं, वो देखते हैं। तो ये जो हमारा गोंडवाना कोयला है, वर्तमान समय में अगर आप लोग देखें दोस्तों कि भारत के अंदर हमारा उड़ीसा राज्य हुआ, झारखंड राज्य हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य हुआ, है ना। उड़ीसा, झारखंड, ये जितने भी हमारे राज्य हैं, यहाँ से जितना भी कोयला प्राप्त होता है ना, उसी के साथ आप देखते हैं कि ये सभी हमारे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो राज्य हैं, ये सभी हमारे गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं टर्शरी क्षेत्र की बात की जाए, जो लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बनने शुरू हुए थे यहाँ पर कोयले का रूप, उसमें भारत के अधिकतर जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य, उत्तर पूर्व के राज्य, जैसे आप लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारा असम हुआ, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा अरुणाचल प्रदेश हुआ, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारा नागालैंड हुआ, तो इस पूरे भूभाग में जितना भी कोयला है वो 5.5 करोड़ साल पहले बना हुआ है, यानी कि वो टर्शरी भूभाग का है। उसी के साथ साथ भारत में आप देखते हैं कि जो हमारा झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हुआ, उड़ीसा का क्षेत्र हुआ, इन भूभागों में जो बना कोयला है वो 20 करोड़ साल पहले बना है, उसे हम लोग गोंडवाना कोयला के नाम से पुकारते हैं। चलिए, तो भारत में अगर देखा जाए दोस्तों कि ये हमारे कोयले के भूभाग हैं, उसको हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस किया था। आगे बढ़ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक और मुख्य तौर पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमारा एक ऊर्जा का संसाधन है, जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसे हम लोग पेट्रोलियम कह रहे हैं। अब ये पेट्रोलियम है क्या?
पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या एक ही होता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जमीन की गहराई से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जमीन की गहराई से एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड हमें निकलता हुआ दिखता है, और उसी लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसी लिक्विड को हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम जो होता है ना दोस्तों, ये अशुद्ध होता है, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर आप पेट्रोलियम को, इस लिक्विड को गाड़ियों में डालेंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, है ना। पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है और उसको पेट्रोल बनाया जाता है। समझ में आया? तो जमीन की गहराई से जो तरल पदार्थ हमें निकलता हुआ दिखता है उसे हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। और भारत में कोयले के बाद जो सबसे ज्यादा मुख्य हमारा ऊर्जा का संसाधन है वो पेट्रोलियम ही हमें देखने को मिलता है। पेट्रोलियम जो है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि इसका प्रयोग बहुत सारे कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसको प्लास्टिक बनाने में, कपड़े बनाने में, आप देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल्स जो हमारी दवाइयां होती हैं उसमें भी आप देखते हैं कि पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है, और पेट्रोलियम को शुद्ध रूप को हम लोग पेट्रोल के नाम से पुकारते हैं। तो भारत में आप देखें कि दोस्तों हमारे बहुत से भूभाग हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा पेट्रोलियम होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में वो कौन कौन से भूभाग हैं जहां पर पेट्रोलियम हमें देखने को मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा लगभग 68% जो हमारा पेट्रोलियम हमें दिख रहा है दोस्तों, वो हमें मुंबई हाई के आसपास दिख रहा है। मुंबई हाई का मतलब क्या हुआ? मुंबई का जो समुद्र के पास का क्षेत्र है, अरब सागर में मुंबई के पास जो समुद्री क्षेत्र है ना, यहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें पेट्रोलियम प्राप्त होता है। जमीन हमें समुद्र के पास, है ना, समुद्र की गहराई में लगभग 63% आप देखते हैं कि दोस्तों जो भारत का पेट्रोलियम हमें निकलता हुआ दिखता है वो मुंबई हाई से प्राप्त होता हुआ दिखता है। उसके बाद भारत में आप देखते हैं कि दोस्तों गुजरात नामक जो ये हमारा राज्य है, यहां पर भी आप लोग देखते हैं कि देश का लगभग 18% जो हमारा पेट्रोलियम है वो निकलता हुआ दिखता है। और असम में हम देखते हैं दोस्तों कि देश का लगभग 13% पेट्रोलियम निकलता हुआ दिखता है। ठीक, अच्छा, भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहां निकला था दोस्तों? वो निकला था असम में। सबसे पुराना हमारे देश का जो तेल उत्पादक राज्य है या फिर पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वो है असम। और असम का जो डिगबोई नामक क्षेत्र है ना, यहां पर आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजों के समय में आप लोग देखते हैं कि ये जो पेट्रोलियम था ये निकलता हुआ हमें दिखा था। तो कोयले के बारे में पढ़ा, उसी के साथ साथ हमने दोस्तों क्या देखा, जो हमारी ये पेट्रोलियम थी उसकी कहानी को आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हमारा जो ऊर्जा का परंपरागत संसाधन है जो बहुत लंबे समय से हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं, उसी में हमें दिखता है दोस्तों प्राकृतिक गैस। अब ये प्राकृतिक गैस हमें कहां पर मिलती है दोस्तों? जब हम लोग पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, है ना, जब हम लोग पेट्रोलियम को प्राप्त करने के लिए खुदाई कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हमें क्या मिल जाता है, हमें ये नेचुरल गैस भी मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से है कि सोने पे सुहागा, है ना। आप देखते हैं कि जैसे आप एक चीज लेने जा रहे हैं, उस पर एक चीज आपको गिफ्ट मिल जाती है। तो अधिकतर हमें जो ये नेचुरल गैस मिलती है ये वहीं मिलती है जहां पर हम पेट्रोलियम की खुदाई कर रहे होते हैं। कि जब भी हम लोग पेट्रोलियम की खुदाई करते हैं ना, वहीं पर हमें क्या मिल जाता है दोस्तों? प्राकृतिक गैस की भी प्राप्ति हमें मिल जाती है। कभी कभार ये हमें अकेले भी देखने को मिल जाती है। प्राकृतिक गैस का प्रयोग हम लोग ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाते हैं, है ना। ये जो प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर, है ना, गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं कि भारत में जो हमारी कृष्णा कावेरी नदी है, कृष्णा नदी हुई, कावेरी नदी हुई, है ना, इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर हमारी प्राकृतिक गैस हमें दिखती है। उसी के साथ साथ आप लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है ना, वहां पर भी हमें हमारी ये प्राकृतिक गैस देखने को मिलती है। और प्राकृतिक गैस को क्या किया जाता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी हमारी पाइपलाइन होती है, पाइप होते हैं, ये बिछा दिए जाते हैं। जैसे मुंबई से लेकर आप देखते हैं दोस्तों, मुंबई है, मुंबई के पास जो समुद्री क्षेत्र है वहां से लेकर आप देखते हैं कि जो हमारा दक्षिण भारत है ना, वहां पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि एक बहुत लंबी पाइपलाइन है, लगभग 1700 किलोमीटर लंबी एक और पाइपलाइन है दोस्तों जो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर को जोड़ती है, जिसे HVJ पाइपलाइन भी कहा जाता है ना। ये क्या है, इस पाइपलाइन के जरिए हम लोग बड़ी मात्रा में जो प्राकृतिक गैस है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। कि मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछा दी जाती है और इस पाइपलाइन के जरिए एक जगह से हम लोग भेजते हैं पाइपलाइन में गैस को, वो तेजी के साथ दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। ठीक, इसके जरिए सामान पहुंचाना बहुत आसान होता है। और ये जो प्राकृतिक गैस है इससे बिजली भी बनाई जा रही है और इसका प्रयोग CNG के तौर पर गाड़ियों को चलाने में भी हो रहा है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठा होगा कि सर ये जो बिजली है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे बनती है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बिजली बनाने का या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के जो हमारे दो तरीके हैं उसको देख रहे हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि हम पानी की मदद से, है ना, पानी की मदद से क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक नदी है, इस नदी के ऊपर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि पानी हमें बहता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब नदी के ऊपर पानी बह रहा है तो पानी के आगे ही यहाँ पर हमने एक टरबाइन या फिर एक टायर या फिर एक चक्का लगा दिया है। पानी का बहाव आता है, पानी के बहाव से ये जो चक्का होता है ये घूमता है और इसके घूमने से ही आप देखते हैं दोस्तों एनर्जी बनती है और इसी एनर्जी को हम लोग फिर बिजली में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले बिजली बनाने का एक तरीका है जो नदियों पर आप देखते हैं कि टरबाइन डालकर हम लोग बिजली बनाते हैं, पानी के द्वारा बनाते हैं। दूसरा तरीका है कि हमारे पास होता है कोयला, हमारे पास होती है प्राकृतिक गैस, या फिर होता है हमारा पेट्रोलियम, है ना। जैसे आप देखते हैं हमारा कोयला हुआ, कोयले को यहाँ पर रख दिया, या फिर हमने पेट्रोलियम को यहाँ पर रख दिया, उसके बाद उसको जलाया, उसको जला दिया। जलाने से आप लोग देखते हैं दोस्तों उसमें भाप पैदा होगी, है ना। अब ये जो भाप है, इस भाप को हम लोग क्या करते हैं, इस टरबाइन पर यहाँ पर डालते हैं और ये टरबाइन फिर घूमती है। आपने सुना होगा ना कि कोयले से बिजली बनती है, पेट्रोलियम से बिजली बन रही है, प्राकृतिक गैस से बिजली बन रही है। तो आखिर कैसे बनती है कि हमारे पास नेचुरल गैस आई, कोयला आया, पेट्रोलियम आया, हमने उसमें आग लगाई, जला दिया, जलाने से धुआं निकला। अब ये जो धुआं था उसके प्रेशर को हम लोग टरबाइन पर डालते हैं। इस टरबाइन को फिर आप देखते हैं कि ये रोटेट होती है, ये घूमती है और फिर इससे हमें ऊर्जा या फिर बिजली बनती हुई दिखती है। तो बिजली बनाने के ये दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। ठीक दोस्तों, अब कुछ और रूप हैं हमारे, है ना, हमारे ऊर्जा से संबंधित कुछ और रूप हैं जिसे हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अब तक हमने ऊर्जा के जो हमारे परंपरागत स्रोत थे, ऊर्जा के जो हमारे जितने भी परंपरागत स्रोत थे ना, उनको हमने एक एक कर आपके सामने रखा है। अब यहाँ से आप देखते हैं कि जो गैर परंपरागत मतलब जिनका प्रयोग हम लोग वर्तमान समय में ही करते आ रहे हैं, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, परमाणु से भी हम लोग देखते हैं कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना। परमाणु क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर मनुष्य क्या करता है दोस्तों कि हमारे पास में दो तत्व हैं, एक को कहा जाता है यूरेनियम, दूसरे को कहा जाता है थोरेनियम। यूरेनियम, थोरेनियम, ये रहा, है ना, ये होते हैं दोस्तों दो तत्व। ये दो तत्व हमें दिखते हैं। अब इन दो तत्वों को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनकी ना आंतरिक संरचना में बदलाव किया जाता है। इनमें बहुत जबरदस्त आप देखते हैं कि एनर्जी होती है। तो ये जो यूरेनियम और थोरेनियम है, इनको हम लोग अपने परमाणु प्लांट्स या फिर आप देखते हैं दोस्तों जो हमारे ये जो परमाणु संयंत्र होते हैं, यहाँ लेके जाते हैं। अब जब इनकी आंतरिक संरचना में थोड़ा बदलाव किया जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इसी हीट या फिर इसी एनर्जी को हम लोग टरबाइन पे डालकर क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। तो परमाणु ऊर्जा क्या है दोस्तों, बिजली बनाने का, एनर्जी को प्राप्त करने का एक बहुत ही नया तरीका है। हमारे पास दो तत्व हैं, यूरेनियम, थोरेनियम, इनके अंदर इनकी जो आंतरिक संरचना है उनमें बदलाव किया जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन पर डालते हैं, जिससे हमारी बिजली बनती है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि एनर्जी प्राप्त करने का एक बहुत ही आधुनिक तरीका है। भारत में बात की जाए दोस्तों कि जो हमारा झारखंड और राजस्थान का इलाका है, जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा झारखंड वाला भूभाग हुआ, है ना, उसी के साथ साथ जो हमारा राजस्थान के अंदर जो हमारी अरावली पर्वत हुई, है ना, राजस्थान के अंदर अरावली पहाड़ियों में हमें क्या मिलता है दोस्तों कि ये हमारे जो थोरेनियम और यूरेनियम होता है वो देखने को मिलता है। और केरल में आप देखते हैं दोस्तों, केरल के अंदर, केरल का जो द्वीप है, केरल में समुद्र के किनारे पर एक रेत हमें देखने को मिलती है। केरल में आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे पर एक रेत हमें दिखती है जिसे मोनाजाइट रेत कहा जाता है। यहाँ पर हमें थोरोनियम देखने को मिलता है। तो ये जो थोरियम हुआ और ये जो हमारा यूरेनियम हुआ, कुछ इन इलाकों से हम लोग प्राप्त करते हैं, फिर इनकी आंतरिक संरचना में बदलाव करते हैं, जिससे बड़े स्तर पर हमें एनर्जी आप देखते हैं कि हम पैदा करते हैं। तो भारत के कुछ परमाणु संयंत्र हैं, मुख्य परमाणु संयंत्र जो भारत के हैं, आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। एक कहलाता है नरोरा। नरोरा हमें कहां पर दिखता है दोस्तों, नरोरा जो है वो हमें यूपी में देखने को मिलता है। दूसरा कहला रहा है कानपुर के काकापारा। काकापारा हमें गुजरात में देखने को मिलता है। ये रहा हमारा काकापारा परमाणु संयंत्र। तीसरा कहला रहा है दोस्तों हमारा तारापुर। तारापुर हमें कहां दिखता है दोस्तों, ये रहा तारापुर, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। और तीसरा कहला रहा है दोस्तों कलपक्कम। ये रहा, यहां पर हम देखते हैं कि कलपक्कम। तो भारत के 4 बड़े परमाणु संयंत्र हैं, नरोरा, काकापारा, तारापुर और कलपक्कम, जहां पर बड़ी मात्रा में हम लोग एनर्जी को जनरेट करते हैं। दोस्तों, अब ऊर्जा को प्राप्त करने का हमारा एक और गैर परंपरागत संसाधन है जिसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे पास ना, ये सोलर प्लैनेट्स, सोलर पैलेट होते हैं, या फिर आप देखते हैं कि हमारे पास ये आप देखते हैं कि होता है। और इसके ऊपर आप देखते हैं कि इसके अंदर ना एक टेक्नोलॉजी लगी होती है जिसे फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी पर सूरज की रोशनी पड़ती है ना, ये हमारे सोलर पैनल लगा हुआ है। सोलर पैनल पर फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग देखते हैं कि दोस्तों हम लोग सूरज की रोशनी से विद्युत या फिर बिजली को बनाते हैं। भारत में जो हमारा क्या है दोस्तों, भुज वाला इलाका है, गुजरात में आप देखते हैं कि जो भुज वाला इलाका है ना, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि वहां पर सबसे बड़ा हमारा सोलर प्लांट लगा हुआ है। और भारत में आप देखते हैं कि भविष्य में देखा जाए तो जो सौर ऊर्जा है ना दोस्तों, हमें क्या दिखता है, एक नई उम्मीद हमें जगाता हुआ क्षेत्र दिख रहा है कि इसके जरिए बड़े स्तर पर हम एक नई एनर्जी को दिखाएंगे, क्योंकि सौर ऊर्जा से किसी प्रकार की कोई आप देखते हैं कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। तो भारत के ग्रामीण इलाकों में आप देखें जहां पर अच्छी मात्रा में सूरज की रोशनी पड़ती है ना, वहां पर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि वहां पर हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में सौर ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं। इसको लगाना भी बहुत सरल है। तीसरा हमारा जो आप देखते हैं दोस्तों की
गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उसे हम लोग पवन ऊर्जा कह रहे हैं। हम लोग हवा के जरिए भी बिजली को बनाते हैं, जहां पर जिन जिन इलाकों में तेज हवा चलती है वहां पर पंचक्की को लगाया जाता है और उसकी मदद से भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग ऊर्जा को जनरेट करते हैं। भारत पवन सुपर पावर माना जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बहुत तेज मात्रा में हवा चलती है और वहां पर हम लोग बिजली बनाते हैं। तो तमिलनाडु का जो नगर कोयली नामक क्षेत्र है ना, यहाँ पर आप लोग देखते हैं दोस्तों कि बहुत तेज हमने बहुत सारे अपने पवन चक्कियां लगाई हैं जिससे घूमती है। उसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, गुजरात हुआ, केरल, महाराष्ट्र, भारत के वो राज्य जो समुद्र के पास है वहां पर तेजी से हवाएं चलती हैं और उन हवाओं को हम लोग हवा के तौर पर क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। होता क्या है कि जो पवन चक्की होती है ना, उसमें भी टरबाइन होती है। ये रही हवा की मदद से ये जो चक्की होती है ना, ये जो आप देखते हैं पंखड़ियां होती हैं, ये घूमती हैं और इन पंखड़ियों के बाद आप लोग देखते हैं इन पंखड़ियों के घूमने से टरबाइन भी मूव होती है और टरबाइन की वजह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो जनरेटर होता है उसको ऑन कर लेते हैं, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होते हुए दिखती है। और पवन ऊर्जा भी भारत के अंदर बड़े स्तर पर आप देखते हैं कि हो रही है। इसमें कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं आता और ये प्रदूषण भी हमें बिल्कुल भी नहीं करती हुई दिखती है। एक और है दोस्तों जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। अब ये बायोगैस कैसे है इसको समझ लेते हैं कि हमारे जितने भी आप देखते हैं कि गांव के अंतर्गत मौजूद जितने भी आप लोग देखते हैं कि कृषि संबंधी हमारे अपशिष्ट पदार्थ हुए या फिर पशुओं से संबंधित जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको एक प्लांट में डाल दिया जाता है और इस प्लांट के बाद आप लोग देखते हैं कि जानवरों से संबंधित जितने भी उनके आप देखते हैं दोस्तों कि मलमूत्र हुआ या फिर खरपतवार हुई, सड़े गड़े जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें इस जगह पर जमा कर दिया जाता है। फिर इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और एक गैस पैदा होती है जिसे हम लोग बायोगैस कहते हैं और इस बायोगैस को हम लोग ईंधन के तौर पर आप लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। एक बहुत अच्छा आप देखते हैं कि दोस्तों ये हमें रूप देखने को मिलता है। इसके बाद ऊर्जा का एक और लेटेस्ट तरीका या फिर गैर परंपरागत हमारा संसाधन है जिसे हम लोग कह रहे हैं ज्वारीय ऊर्जा। देखिए समुद्र का पानी दिन में एक बार ऊपर आता है, दिन में एक बार नीचे आता है। तो जब समुद्र का पानी ऊपर आ रहा होता है या फिर आप देखते हैं कि नीचे जा रहा होता है तो समुद्र के किनारे पर ही हमने पंखड़ियों को लगाया हुआ होता है और ये पंखड़ियां समुद्र के पानी के ऑटोमेटिकली ऊपर आने और ऑटोमेटिकली नीचे जाने की वजह से घूमती हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, समुद्र के पानी के अपने आप ऊपर जाने नीचे जाने की वजह से जो आप देखते हैं कि जो हमारी पंखड़ियां होती हैं ये घूमती हैं, इससे हम लोग बिजली बना लेते हैं, इससे हमारी टरबाइन घूमती है और इसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में आप देखते हैं कि जो कच्छ का इलाका है, भारत में गुजरात में आप लोग देखते हैं कि जो अरब सागर के अंदर मौजूद है ना, यहाँ पर हमारा लगभग 900 मेगावाट जो बिजली है आप देखते हैं कि वो ज्वारीय ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। एक और है दोस्तों ऊर्जा प्राप्त करने का हमारा बहुत ही आधुनिक तरीका जिसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। देखिए भूतापीय ऊर्जा का मतलब क्या है कि जमीन ना बहुत बार आप देखते हैं कि आप जमीन के अंदर अगर आप लोग देखें दोस्तों ये बहुत ज्यादा गर्म है, हमारी जो भूमि है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर से हीट निकलती है। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि कभी कभी ये जो हमारी हीट बाहर निकल रही होती है, जिन इलाकों से जमीन की जो गरम गरम गैस या फिर हवा बाहर निकल रही होती है, वहीं पर आप देखते हैं कि उसकी भाप उसी के पास हम क्या देखते हैं दोस्तों कि एक टरबाइन को लगाया जाता है। जमीन से जो भाप निकल रही होती है ना, उसी के पास टरबाइन को लगाया जाता है। ये जो गैस या फिर जो भाप होती है टरबाइन पर पड़ती है जिससे टरबाइन घूमती है और इसको हम लोग भूतापीय ऊर्जा की जमीन की अंदर की जो गहराई है, जमीन की जो अंदर की जो गर्माहट है वो जब बाहर आ रही है भाप की फॉर्म में, है ना, उस भाप को हम टरबाइन पर डालते हैं, टरबाइन हमारी घूमती है और इसकी मदद से हम लोग बिजली को बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप लोग देखते हैं दोस्तों मणिकर्ण, है ना, और उसी के साथ साथ लद्दाख में पूंगा घाटी नामक जो इलाके हैं यहाँ पर हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर रहे हैं, जमीन की जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर गरम गरम भाप निकलती है। इस भाप को टरबाइन पर डालते हैं जिससे हमारी बिजली जनरेट होती है। ये हिमाचल प्रदेश में भी हमें होती हुई दिख रही है और उसी के साथ साथ लद्दाख के पूंगा घाटी में भी। और दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी के साथ ये जो हमारा अध्याय था खनिज और ऊर्जा संसाधन उसको कंप्लीट किया। आपके पेपर में आप देखते हैं कि जो भी बातें हमने डिस्कस करी हैं यहीं से सारे सवाल आपको आते हुए दिखेंगे। उम्मीद है कि ये जो हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से मुलाकात करेंगे अपने किसी एक नए लेक्चर के अंदर। आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। उसी के साथ साथ ये भी जरूर बताएं कि आप लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर किस पर चाहते हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।